ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस। देखिए बच्चों, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, इसी से रिलेटेड ना, इसी से रिलेटेड आपका आईएमएफ का फॉर्मेशन, क्या आईएमएफ का कैसे बना था, आपका वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन, आपका डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन, सब इसी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम लोग हिस्ट्री के थोड़ा पीछे जाएंगे। अब देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ तो सब समझिए। शुरुआत हुआ था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से 1933 के बीच में। ये ग्रेट डिप्रेशन इतना खतरनाक था कि पूरा दुनिया को हिला के रख दिया था। ठीक है, हर वर्ल्ड लीडर को ये एकदम नोटिस में ले आया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है दुनिया में, जो सब कुछ ये करके रख दे, तहस नहस करके रख दे। तो इस ग्रेट डिप्रेशन जैसा दोबारा कुछ रिपीट ना हो जाए, इसके लिए कि मतलब इस तरह रिपीट ना हो जाए फ्यूचर में, इसलिए यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी या फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक मीटिंग रखा गया। ये ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस को मेन नाम एक्चुअली इसका ना यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी है या फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम लोग मेनली ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इस मीटिंग में मेन करना क्या था, इस मीटिंग में मेन क्या करना था कि ये हुआ क्या था, देख लीजिए वो कब क्या करना था, वो भी नीचे लिखा हुआ। ये हुआ था आपका 1 से 22 जुलाई के तक में 1944 में। कौन सा जगह में, ब्रिटेन हुड में, न्यू हेमिस्फीयर, कहाँ पर, वो आपका यूएसए में पड़ता है। ठीक है, जैसे पार्टिसिपेट कितने किए थे, 44 अलाइड कंट्री सब आपस में पार्टिसिपेट किए थे, जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 में थे। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही ये हो गया था। तो अब देखिए मेन पर्सनालिटी कौन कौन थे जो उसमें मेन पार्टिसिपेशन, मतलब उस मीटिंग को जो मेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मेन इकोनॉमिस्ट लोग थे, वो थे आपके नामी जेम केन्स। इन्होंने ही ग्रेट डिप्रेशन में बहुत अच्छा खासा थ्योरी लिखा है, जो बहुत ही अच्छा है। इनका बहुत सारा आप लॉ पढ़ते भी होंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा, अगर आप एमपीएस एपीएस ये सब अगर आपको कुछ याद होगा, तो ये सारा आपका जेम केन्स लिख के दिए, जिसको केन्सियन लॉ बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में केन्सियन लॉ करके आप पढ़े होंगे। तो मेन पार्टिसिपेशन ये इनका था, जेम केन्स का। ये जो थे, ये सपोर्ट कर रहे थे ग्लोबल लिक्विडिटी को। ठीक है, कि क्या ग्लोबल लिक्विडिटी होना चाहिए, पूरा दुनिया में कैसे क्या वर्क करेगा इंटरनेशनल, मतलब करेंसी क्या होगा, किस तरह का करेंसी यूज करना चाहिए सो। और जो हैरी डेक्स्टर थे, जो यूएसए से थे, वो चाह रहे थे कि भाई पूरा दुनिया पे यूएस डॉलर का थोड़ा डोमिनेशन हो। उस समय तक नहीं हुआ था, उस समय तक यूएस डॉलर का उतना बोलबाला नहीं था। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुआ, इसमें मेन दो फैसला लेना था। मेन दो, ये भले 4-5 लिखा हुआ है, पर मेन दो फैसला लेना था। फैसला नंबर 1 कि पूरा दुनिया को चलाने के लिए कौन सा करेंसी चाहिए, लिक्विडिटी करेंसी क्या होगा, किससे हम लोग ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड एक्सचेंज करें, करेंसी कौन सा रहेगा। एक तो ये था। नंबर 2 ये था कि पहला में क्या था, करेंसी। ठीक है, लिक्विडिटी करेंसी क्या रहेगा। दूसरा में था एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सब कुछ कंट्रोल करे, यानी कि जो एक देखिए जो पूरा लिक्विडिटी को देखे, यानी कि उसके देखो आईएमएफ था, थोड़ा वर्ल्ड बैंक भी ध्यान में देना पड़ा, और एक मेन था डब्ल्यूटीओ। मेन डब्ल्यूटीओ क्या था, मेन डब्ल्यूटीओ ये सबका फॉर्मेशन मेनली हो गया था कि भाई ट्रेड जो हो रहा है, एक्सचेंज जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सभी कंट्री के बीच में स्मूथली हो सके। ठीक है, तो यही सब उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम स्टैब्लिश करना था। उस समय तक आईएमएफ नहीं, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बोलने का मतलब आईएमएफ मत समझ लीजिएगा, बस स्टैब्लिश करना था कोई ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करे। तो उसके लिए ये दो बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए, टू अवॉइड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि टैरिफ वैरिफ करेंसी ये सब एक कंट्री दूसरा कंट्री पे इम्पोज ना करे, यानी कि आसान भाषा में उसके क्या डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन किया गया। अब ये यही सब इतना ही था। अब लिखने के देखिए ये सब बोलता है, टू फ्रेमवर्क रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर वेज इकोनॉमिक्स, टू प्रमोट फुल एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड लिबरेशन एंड ग्रोथ, मेन यही था। ठीक है, लिबरेशन से मेन जो बताएं, एक एक करेंसी चाहिए था, एक ऐसा सिस्टम जिसको करेंसी हम लोग फॉलो कर सकें लिक्विडिटी के लिए, और एक जो उसको अच्छा से मैनेज करे, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कुछ होना चाहिए। तो यही इस कॉन्फ्रेंस में आउटकम क्या निकल के आया, मतलब जो मीटिंग हम लोग किए थे, इसका क्या परिणाम निकला। परिणाम ये निकला कि भाई एक आईएमएफ बनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बनाया जाएगा। नंबर 2, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसका उस समय प्रॉपरली नाम क्या था, आईबीआरडी। आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अभी वर्ल्ड बैंक केवल एक बैंक नहीं बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली एक बैंक का नाम नहीं है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक केवल एक बैंक को नहीं बोलते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, पूरा पूरा का पूरा ग्रुप है, जो बाद में डिटेल में आपको बताएंगे। अभी बस इतना ही देखिए।
तो ये दोनों था क्या आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, कि भाई ये दोनों लिक्विडिटी को मैनेज कर लेगा, अलग अलग कंट्री को देख लेगा किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, क्या करना है वो सब। और एक हर कंट्री सही से एक दूसरे के साथ ट्रेड करे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा से कर सके, उसके लिए बना था क्या ITO, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उस समय तक WTO नहीं बना था, उस समय तक WTO नहीं बना था, ठीक है। WTO बनने से पहले बहुत नौटंकी ड्रामा हुआ था, जब ये नौटंकी ड्रामा हो गया तब जाके ये बना था लास्ट में, बहुत बाद में। देखिए ये मीटिंग हुआ था कब, ये मीटिंग हुआ था 1944 में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए आउटकम्स। अब इस मेन क्या क्या निकल के आता है, वही टू अवॉइड रेगुलेशन, वॉर ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये सब। अब हाउएवर ये जो ITO जो हम लोग बना रहे थे ताकि एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ अच्छा से ट्रेड कर सके, तो US कांग्रेस एक्चुअली ये पॉलिटिकल पार्टी है आपका अमेरिका में, जैसे हम लोग लोकसभा राज्यसभा होता है ना, उसी तरह के वहां पर कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये BJP और कांग्रेस वाला मत समझ लीजिएगा। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ITO को जो प्रपोजल था वो लोग अमेरिका वाला सब आसान भाषा में समझिए रिजेक्ट कर दिया गया, तो कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। तो उसके बदले इंस्टेड प्रोविजनल अरेंजमेंट वाज मेड, उसकी जगह पे प्रोविजनल, मतलब प्रोविजनल बोलने का मतलब क्या होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए। प्रोविजनल बोलने का मतलब क्या होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता होगा, एक मिलता होगा अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो टेम्पररी पीरियड के लिए है, प्रोविजनल डिग्री। तो प्रोविजनल डिग्री कुछ पीरियड के लिए होता है, जब ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगा तो प्रोविजनल डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आई होप इतना आपको आइडिया होगा। तो प्रोविजनल जो बनाया गया उसका नाम क्या था, गैट। गैट का फुल फॉर्म क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। कब, 1947 में, ठीक है। अब गैट के बारे में कुछ समझ लीजिए, जो वो एग्रीमेंट बनाया गया। गैट का पहले फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1947 में। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखिए। सिंस ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाना था, जिसको अमेरिका प्रस्ताव रिजेक्ट मार दिया, तो वो कभी बन ही नहीं पाया। तो ITO फेल, कंट्रीज एग्रीड टू क्रिएट टेम्पररी फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड। टेम्पररी फ्रेमवर्क था, ठीक है, परमानेंट नहीं, वो ये टेम्पररी था, वो जैसा बताया आपको। प्रोविजनल बोलने का ये मतलब होता है। गैट 1947 में साइन हुआ, कहाँ, जिनेवा में। कहाँ पर, जिनेवा में 23 कंट्री द्वारा, और उसको लागू कब कर दिया गया, कम इनटू द फोर्स 1948 में। अब इस बार आई होप लॉ पढ़े होंगे, जितना आपको आइडिया होगा बच्चों। बिल को पास करना अलग बात होता है, और पास करके उसको कंट्री में इम्प्लीमेंट करना वो अलग चीज होता है। तो यही पड़ता है, भले वो साइन करके पास कर दिया गया होगा 1947 में, पर उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट कब कर गया था पूरा दुनिया में, 1948 में, ठीक है। अब इट एक्टेड एज डी फैक्टो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंटिल 1995, यानी कि डी फैक्टो बोले तो इंस्टेंट होता, ठीक है। एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे हमेशा क्या काम किया, गैट काम किया। कब से, 1995 तक। आपका 1944 में वो मीटिंग हुआ था, और यहाँ से लेके 1995 तक ये चला। देखो देख लीजिए कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये गैट यहीं पर बना था ना, यही दिख जाएगा। ये देखिए ये गैट बना था पहले 1947 में। मीटिंग कब हुआ था, मीटिंग हुआ था 1994 में। ये 1994 में मीटिंग हुआ। इस मीटिंग को नौटंकी ड्रामा होने के बाद जब आपका गैट आया, तब तक कितना हो गया था, 1947 में। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए, कब इम्प्लीमेंट कर दिया गया इस गैट को, ये रहा 1948 में, ठीक है। और ये कब तक चला, 1995 तक, ठीक है। अब इस गैट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव तो वही, आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव को याद करने के बाद दिमाग में डालिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आपको बस स्मूथ करना था, बस उसको फेयर में लाना था, ठीक है, जितना फेयर हो सके। तो देखिए क्या लिखा हो, पहला टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड रिड्यूसिंग टैरिफ एंड कोटास। टैरिफ रिड्यूस करना था, वही एक कंट्री जो दूसरा कंट्री के ऊपर इंपोज कर देती है टैक्स, वो हटाना था। टू क्रिएट ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, कोई कंट्री दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, आपका ओपन ट्रेड हो और मल्टी ट्रेड हो, ठीक है, अलग अलग कंट्री दूसरा जो कर सके, वो था। दूसरा टू इनकरेज इकोनॉमिक रिकवरी, ये वर्ल्ड वॉर 2 में काफी तबाही, लोग वही तबाही मचाओ फिर रिकवर करो, यही वाला हाल है। टू ट्रेड, अगर कभी किसी कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए, कानून लगा देते हैं ना हम लोग, जैसे अभी हम लोग का भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो उस समय उसको अच्छा सॉल्व किया जा सके, इसलिए उसको बनाया गया था, ठीक है। अब गैट का कुछ खास खास प्रिंसिपल है, ठीक है, कुछ खास खास प्रिंसिपल है। अब एक एक करके सारा प्रिंसिपल को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से एक है क्या आपका MFN, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MFN, फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन।
क्या बोलता है प्रिंसिपल, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल भाषा में बोलता है, ए ट्रेड कंसेशन गिवन टू वन मेंबर कंट्री मस्ट बी एक्सटेंडेड टू ऑल अदर कंट्रीज। सिंपल भाषा में एग्जाम्पल में देखिए यही लिखा हुआ है कि अगर इंडिया मान लीजिए गैट में जितना भी मेंबर था उस समय का, उस टाइम में जितना भी मेंबर था 23 कंट्री साइन किया था, बढ़ के चलिए कुछ भी हो गया 40-50 जो भी हो, 40 मान के चलिए, ठीक है। तो अगर इंडिया गैट का मेंबर होने के बाद और श्रीलंका भी गैट का मेंबर है, अगर श्रीलंका को मान लीजिए उसका सामान में छूट देती है कि जो 10% पर टैक्स लगा रही थी अब केवल 5% लगाती है, तो इंडिया जो श्रीलंका को 5% टैक्स लगा रही है जो 10% लगाती थी, तो स्टील पे मान लीजिए वो दे रही है, मान लीजिए जस्ट एज्यूम कर लीजिए स्टील पे दे रही है, उसको हर कंट्री को छूट देना पड़ेगा, सिर्फ श्रीलंका को नहीं, बाकी और जितना 40 मेंबर हम लोग लिए थे ना, तो बाकी और 39 कंट्री का मेंबर को भी वो छूट देना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो ये लिखा हुआ देखिए, इसका मेन एम क्या था, पर्पस में ये डिस्क्रिमिनेशन हटाया जा सके, हर मेंबर दूसरे मेंबर के साथ फेयर ट्रीटमेंट करे, इसलिए इसका मेन पर्पस यही बोला था। एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है, इफ इंडिया रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील फ्रॉम 10% to 5% फ्रॉम द USA, देन अंडर MFN it must be extended the same 5% tariff to all WTO या गैट मेंबर्स। उस समय केवल गैट मेंबर था कि सभी मेंबर को देना पड़ेगा, एक को छूट देने का मतलब है सबको छूट दीजिए, ये वहां पर सिंपल लॉजिक था, ठीक है। फिर आया नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बोलने का मतलब क्या था कि एक बार अगर गुड्स आपका कंट्री में चला गया तो उस गुड्स को आप दूसरा कंट्री से आया हुआ इंपोर्टेड गुड्स की तरह ट्रीट मत कीजिए, उसको आप डोमेस्टिक गुड्स की तरह ट्रीट कीजिए। इंपोर्टेड गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज डोमेस्टिक गुड्स। ये मत सोचिए कि बाहर से आया है अपना देश का नहीं है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए, अपना देश का ही गुड्स समझिए, ऐसे ये बोलने में ठीक लगता है, रियलिटी में दूर दूर तक नहीं होता, ठीक है। मेन पर्पस क्या था, प्रिवेंट कंट्री फ्रॉम यूजिंग इंटरनल टैक्सेस, ताकि इंटरनल को टैक्स ना लगा सके कोई एक कंट्री, अलग अलग रेगुलेशन लॉस टू डिसएडवांटेज फॉरेन गुड्स, ठीक है। एग्जांपल में दिया था, इफ इंडिया इंपोज 18% GST ऑन इंडियन मेड मोबाइल फोन। अगर मान लीजिए इंडिया, इसका एग्जांपल में समझिए, इंडिया अपना मोबाइल फोन में 18% टैक्स लगाती है जो इंडिया में बनता है, ठीक है। हालांकि इंडिया में खास मोबाइल बनता नहीं भाई, माइक्रोमैक्स यही सब कुछ है। तो जो विदेश से जो गुड्स आएगा जैसे आपका सैमसंग, एप्पल, ये सब जो आएगा तो उन सब फोन पे भी 18% टैक्स ही लगना चाहिए। ये था इस प्रिंसिपल का मतलब, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, यानी कि अपना गुड्स की तरह ट्रीट कीजिएगा भले वो विदेश से आए। अब विदेश से आए इसका मतलब ये नहीं कि उस पर आप 100% 200% टैक्स ठोक दे रहे हैं, हालांकि अभी गवर्नमेंट यही करती है। तो क्या था, इफ इंडिया इम्पोज 18% टैक्स ऑन इंडियन मोबाइल फोन, इट must be impose the same 18% GST imported mobiles like Apple और Samsung। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी बोलने का मतलब क्या, देखिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन शुड बी म्यूचुअल, कंट्री एक्सचेंज ट्रेड कंसेस फेयरली। इसके एग्जांपल देखिए, इफ यूएसए रिड्यूस टैरिफ, इफ रिड्यूसेस टैरिफ ऑन इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया में रेसिप्रोट बाय रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन अमेरिकन मशीनरी। रेसिप्रोसिटी सिंपल बोलने का मतलब है कि अगर हम आपका किसी पर्टिकुलर सामान पे टैक्स कम करते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है, अगर अमेरिका इंडियन टेक्सटाइल को टैक्स पे अगर टैक्स कम लगाती है, ठीक है, मान लीजिए टैक्स वो 5% लगाती है या कहीं भी टैक्स के कंसेशन छूट देती है, तो जरूरी नहीं 5%, तो इंडिया वालों को भी चाहिए कि अमेरिका से जो गुड्स आ रहा है किसी ना किसी में वो भी डिस्काउंट दे, छूट दे बदले में। तो रेसिप्रोसिटी से मतलब होता है क्या, मतलब एक्सचेंज समझ लीजिए दोनों, अगर हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुम भी मेरे लिए वैसा करो, ठीक है। रेसिप्रोकल टाइप से, रेसिप्रोसिटी आपका रेसिप्रोकल टाइप से, अगर तुम्हारे लिए हम कुछ कर रहे हैं तो तुम मेरे लिए कुछ करो, ऐसा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ कि इफ यूएसए अगर टैरिफ रिड्यूस करती है इंडियन टेक्सटाइल के लिए, तो इंडिया को भी चाहिए कि भाई वो भी रिड्यूस करे अपना टैरिफ टैक्स इंडिया अमेरिका को कोई भी सामान में। यहाँ पर भले ही मशीनरी लिखा हुआ, ठीक है। ये होता है कि आपका रेसिप्रोसिटी। टैरिफ रिडक्शन, मेन फोकस था भाई कि जितना हो सके कम, अलग अलग सामान पे टैक्स कम लगे दूसरा कंट्री के ऊपर, ठीक है। पर्पस वही था, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना था, लोअर कॉस्ट पे थे। ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है बच्चों, याद रखिए अमेरिका जैसा कंट्री के लिए बहुत अच्छा था, अमेरिका जैसा कंट्री के लिए, फ्रांस जैसा कंट्री के लिए सब बहुत अच्छा था, लेकिन इंडिया सबके जैसा कंट्री अच्छा नहीं था। उन लोग पास उस समय ऑलरेडी डेवलप टाइप का था, उन लोग का बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंडस्ट्री, हैवी प्लांट था। इंडिया के पास नहीं था, इंडिया तो छोटा मोटा सब था ना, डोमेस्टिक मार्केट में सब होता, कहाँ तरक्की किया हुआ था। तो इंडिया अगर दरवाजा खोल देती सबके लिए ना,
इस गेट में साइन मार के, तो पूरा सब तहस नहस हो जाता, ये विदेशी लोग को ज्यादा फायदा पहुंचाता। ठीक है, तो टैरिफ रिडक्शन है, जैसे ये कैनेडियन राउंड हुआ था, ये बता अलग अलग राउंड हुआ था। फिर क्या था गेट और ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी हम लोग एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ जो भी कर रही है, घटा रही है, तो हर कंट्री को भी पता होना चाहिए कि इंडिया जो है श्रीलंका के लिए 5% स्टील में, किसी भी चीज में, स्टील में, प्लांट में, जो चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर टैक्स गिराते हैं, तो भाई सब कंट्री को ट्रांसपेरेंसी पता होना चाहिए ताकि चीटिंग वूटिंग ना हो। ठीक है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड अनफेयर प्रैक्टिस, भाई चीटिंग वूटिंग कोई ना करे। अब कुछ खास और प्रिंसिपल था, ठीक है, जो आपका यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका ग्रैंड फादर राइट्स। ग्रैंड फादर राइट्स बोले का मतलब क्या, देखिए कुछ कंट्री ऐसा भी था कि गैट से पहले भी उन लोगों का अपना पर्सनल कुछ कुछ ट्रेड का नियम था, तो इसमें कुछ कुछ जो रूल रेगुलेशन था गैट में, जो रूल्स और रेगुलेशन था गैट में, वो क्या था, जो वो कंट्री, मान लीजिए कोई और दो कंट्री है, जैसे मान लीजिए जर्मनी और फ्रांस, इन लोग दोनों के बीच में अपना कुछ एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, तो इस रूल्स के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा था गैट का रूल्स के हिसाब से, इन दोनों का ट्रेड एग्रीमेंट। तो ग्रैंड फादर राइट्स बोलने का मतलब वहाँ क्या था कि अगर आपका देश का, जैसे इन दोनों का देश के बीच में अगर कोई पहले से ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, तो आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएगा, आपको 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है, या तो इस एग्रीमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हम लोग किए थे ताकि ज्यादा मेंबर आ करके गैट को ज्वाइन करें। ठीक है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंबर टू ज्वाइन गैट विदाउट इमीडिएटली चेंजिंग द डोमेस्टिक लॉ। ठीक है, वो इतना आसान था भाई, कम से कम अभी ज्वाइन कर लीजिए, बाद में धीरे धीरे चेंज कर दीजिएगा, ऐसा गैट का मानना था। गैट में जितना भी मीटिंग हुआ था इसी प्रिंसिपल पे था। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, सपोज अ कंट्री हैड एन ओल्ड लॉ बैनिंग इंपोर्ट फ्रॉम सर्टेन एग्रीकल्चर गुड्स इवन दो गैट डिस्करेज, अगर भले गैट में मना किया हुआ है सच क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन बट द लॉ वाज अलाउड टू कंटिन्यू अंडर ग्रैंडफादर राइट्स। जैसे आपको बताएं, भले ही अपना एक कंट्री दूसरा कंट्री को लेकर के कोई चीज में बैन मार रखे थे एग्रीकल्चर गुड्स में, तो आगे भी अगर आप गैट के मेंबर हो गए, तो डजंट मीन्स कि आपको वो लॉ चेंज करने की जरूरत है, आप वो लॉ जैसे 10 का 10 आप रख सकते हैं। ठीक है, अब गैट भले कितना अच्छा था, पर उसमें भी बहुत तरह का इशू था। एक करके देखिए क्या था, पहला तो ये प्रोविजनल था, ये परमानेंट नहीं था, पहला प्रॉब्लम तो ये था। दूसरा, ये केवल गुड्स को कवर करता था, याद रखिए बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैट केवल गुड्स को कवर करता था, ये सबको कवर नहीं करता था। सबको करने मतलब क्या, सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सबको कवर नहीं करता था। फिर भले इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था, लेकिन वो बहुत वीक था, उतना पावरफुल सेटलमेंट सिस्टम नहीं था। कुड नॉट इफेक्टिवली हैंडल नॉन टैरिफ बैरियर, अगर कोई नॉन टैरिफ बैरियर लगा दे तो उसको अच्छा से ये हैंडल नहीं कर पा रहा था, जैसे क्या कोटा सब्सिडी से, तो आपका नॉन टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर बोले मतलब क्या, जहां पर मॉनेटरी यानी आसान भाषा में टैक्स लगता है, पैसा सीधा, यहाँ पर मॉनेटरी टैक्स लगे। और नॉन टैरिफ बैरियर बोले मतलब क्या कि पैसा से रिलेटेड कोई टैक्स मतलब कुछ बैरियर नहीं लगा था, उसके अलावे कोई दूसरा बैरियर लगा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कोटा सब्सिडी लिमिट लगा दिए कि इतना ही एक्सपोर्ट की जगह इतनी इम्पोर्ट की जगह, इस टाइप का बहुत सारा अलग अलग राउंड हुआ था। ठीक है, डेवलप कंट्रीज ऑफन डोमिनेट नेगोशिएशन, डेवलपिंग कंट्रीज हैज लेस से, तो बहुत तरह का राउंड हुआ था कि भाई क्या फैसला होगा, क्या लिया जाए, क्या रेल किया जाए। देखिए, डेवलप कंट्री को अपना कुछ चाहिए था और डेवलपिंग कंट्री को भाई अपना कुछ अपना चाहिए था, दोनों का अपना अपना रिक्वायरमेंट था। ये चाहता था हम लोग यहाँ बेच पाए, ये चाहता था हम लोग यहाँ बेच पाए, इस टाइप का इशू था। तो देखिए क्या क्या राउंड हुआ था शॉर्ट में। एक हुआ था आपका जिनेवा राउंड, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिनेवा राउंड 1947 में। इसमें फर्स्ट राउंड क्या था, रिड्यूस करना था टैरिफ को, पहला राउंड में बातचीत हुआ था। ठीक है, फिर 1960 में हुआ, उसमें फोकस किया गया टैरिफ रिडक्शन पे। 1964 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एंटी डंपिंग मेजर पे स्टार्ट किया था। एंटी डंपिंग आई होप आपको पता है किसको होता है। एंटी डंपिंग बोलने का मतलब हो गया कि वो कंट्री है जो गुड्स को अपना कंट्री में महंगा में बेचती है, लेकिन दूसरा कंट्री का मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपना उसी सामान को जो अपना कंट्री में 20,000 में बेच रही है, दूसरा कंट्री में 15,000 में बेच रही है, ताकि मार्केट को कैप्चर कर सके। बेस्ट एग्जांपल चाइना का मोबाइल, जितना ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सब है वो सब। ठीक है, फिर टोक्यो राउंड हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, रिडक्शन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये फाइनल लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्या था आपका, उरुग्वे राउंड, जो आपका हुआ था 1986 से 1984 तक। इसमें कुछ खास डिसीजन लिया गया। मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कवर सर्विस एग्रीकल्चर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लीड टू क्रिएशन, आसान भाषा में
इस राउंड के बाद WTO में 1995 में एक WTO का फॉर्मेशन करने का बात उठा, मतलब रखा गया कि भाई ये फॉर्म करना है। अब गैट से WTO की तरफ हम लोग कब बढ़े, जब मेन हम लोग का उरुग्वे राउंड हुआ, जो कब हुआ था आपका 1986 से लेकर के 1994 तक, ठीक है। अब उरुग्वे राउंड में जो मेन डिस्कशन हुआ था, ठीक है, वो क्या था, जो मेन नेगोशिएशन होता क्या, इट एक्सटेंडेड ट्रेड रूल्स बियॉन्ड जस्ट गुड्स कवरिंग सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एग्रीकल्चर। यानी कि गैट जो केवल गुड्स पे पहले हुआ करता था, इस नेगोशिएशन के बाद उरुग्वे राउंड में, मतलब नेगोशिएशन करने के बाद गुड्स के बाद क्या, आपका उसमें सर्विस भी ऐड किया गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ऐड कर गया, एग्रीकल्चर सबको ऐड किया गया, सबके बारे में मतलब डिस्कशन ठीक से हुआ था, ठीक। अब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, WTO का आपका 1995 एज ए रिजल्ट, मेन जो उतना सा राउंड हुआ था, ठीक है, मेन उसमें राउंड क्या था आपका, उरुग्वे राउंड मेन इंपॉर्टेंट राउंड था, ठीक है। उस राउंड का रिजल्ट में आपका क्या फॉर्मेशन हुआ था, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, जो बाद में गैट को रिप्लेस किया। अब गैट के जगह जो नियम कानून था उसके वजह कौन सा नियम कानून चलेगा, आपका चलेगा कौन सा, आपका चलेगा WTO का नियम कानून चलेगा, ठीक है। अब ये होने से पहले क्या हुआ था, आपका ग्रैंड बार्गेन हुआ था। गैट को हटाने के लिए, गैट को हटा करके जो WTO बना था, तो ये बनने के लिए बच्चों कुछ ग्रैंड बार्गेन होता, मतलब बार्गेनिंग होता डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कुछ बार्गेनिंग हुआ था। और बार्गेनिंग क्या था, देखिए, जो डेवलप कंट्रीज रिड्यूस टैरिफ एंड ओपन देयर मार्केट टू गुड्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका जैसा कंट्री था, वो लोग अपना मार्केट ओपन किया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है, आप अपना गुड्स, अपना देश का जो बना हुआ गुड्स है वो आकर के डेवलप कंट्री में बेच सकते हैं। जितना भी डेवलप कंट्री की बात करें, केवल अमेरिका का नहीं, जितना भी डेवलप कंट्री था वो तैयार हो गया था कि डेवलपिंग कंट्री अपना गुड्स जिसका बना वहां पर है वो आकर के बेच सकता है डेवलप कंट्री में। यानी कि इंडिया अगर गुड्स बना रहा है तो इंडिया डेवलप जितना भी कंट्री है वो गुड्स आके बेच सकता है अमेरिका में, फ्रांस में, इन सब कंट्री में, ठीक है। सेम लाइकवाइज डेवलपिंग कंट्रीज इन रिटर्न they were given flexibility. They did not have to immediately liberalize their own trade or reciprocate tariff protection fully. और डेवलपिंग कंट्री भी अपना मार्केट इकोनॉमी ओपन किया था अपना डेवलप कंट्री के लिए। इमीडिएट में हम लोग नहीं किए थे, क्या देखिए, डेवलप कंट्री पहले फुल फ्लेज रेडी थी कंपटीशन के लिए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के पास जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था वो लोग उतना पावरफुल नहीं था कि भाई टक्कर दे सके, तो इसलिए धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे हटाया गया। मेन पर्पस देखिए, पर्पस टू इनकरेज डेवलपिंग कंट्रीज टू ज्वाइन गैट एंड बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। मेन पर्पस था उसका था कि भाई गैट को ज्वाइन करे डेवलपिंग कंट्री भी। एग्जांपल देखिए, इन अर्ली राउंड द यूएसए एंड द यूरोप लोअर टैरिफ और मैन्युफैक्चर गुड्स लाइक टेक्सटाइल स्टील कमिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ये किया था। बट डेवलपिंग कंट्री नेशन लाइक इंडिया वेर अलाउड टू कीप हायर रेट्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट बोलने का मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो था वो क्या था, उतना वीक था, काफी उतना स्ट्रांग नहीं था डेवलपिंग कंट्री से। भले ही अमेरिका चाहे यूरोप अपना कंट्री के लिए दरवाजा खोल दे, पर वो तो डेवलप कंट्री थी ना, वो लोग का प्लांट इंडस्ट्री हैवी था, तो इंडिया वैसे उसको टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल था। तो जो गेट ओपन कर दिया अपना कंट्री का आगे बिजनेस कीजिए, तो इतना आसान नहीं है, पर उसको टक्कर देना पड़ेगा तब ना आप वहाँ का पब्लिक गुड्स आपको खरीदेगा, वरना क्यों खरीदे जाएगा। लेकिन इंडिया और डेवलपिंग कंट्री सबके साथ ये सब दिक्कत था, ठीक है। वो लोग का डोमेस्टिक इंडस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं था जितना आपका यूएसए और यूरोप का था। आगे देखिए, तो वही WTO का जरूरत क्यों था, जो पहले डिस्कशन हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर कि गैट वाज ओनली प्रोविजनल एग्रीमेंट, वीक इन हैंडलिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, स्ट्रॉन्गर परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज नीडेड टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड। यानी गैट को हटा करके WTO लाने का मेन पर्पस यही था कि वो आपका एक तो पहले वो प्रोविजनल था, केवल गुड्स कंसीडर करता था, फिर उसके होने के बाद भी अलग अलग नॉन टैरिफ बैरियर और डिस्प्यूट हो ही जाता था कंट्री के बीच में, ठीक है। अब इसी चीज में जब ये सब मीटिंग हो रहा था, इसी बीच में एक और झटका लगा था, वो क्या था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का, जो आपको फेल कर गया था 1971 में। अब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को आप ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जोड़ मत लीजिएगा बच्चों, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें फैसला लेना था दो चीज को, कि भाई एक लिक्विडिटी क्या रहेगा, ठीक है, यानी कि किस करेंसी के दम पे इंटरनेशनल मार्केट चलेगा,
मतलब वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा जो मेन डॉलर को उस समय जो मिलना था। दूसरा था ये कि भाई अच्छे से ट्रेड हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो हर कंट्री के बीच में, इसलिए संस्था बनाया गया था। ठीक है, जिससे आपको उस स्टार्टिंग में गैट आईटीओ का फॉर्मेशन किया गया था, जो हो नहीं पाया, फिर आपका गैट आया, फिर आपका डब्ल्यूटीओ आया, और कुछ मॉनिटरी फंक्शन बनाया गया था ताकि हर देश को कंट्रोल में कर सके। वो क्या था आपका आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आपका ये पहला वाला चीज है कि लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करना, मतलब लिक्विडिटी कौन सा लिक्विडिटी सिस्टम के तहत एक कंट्री दूसरा कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। तो उस समय डिसाइड क्या हुआ था कि हर कंट्री अपना गोल्ड जमा कर देगी अमेरिका के पास, और अमेरिका उसी के हिसाब से डॉलर छापेगा। लेकिन एज यूजुअल अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और वहां पर भी वही हुआ। तो याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम है ना, ये आपका एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी, एक टाइप ऑफ मतलब एक्सचेंज रेट सिस्टम है। जैसे आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसी प्रकार से ये भी आपका एक टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम था। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बोलने का मतलब बता रहे हैं, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस वो मीटिंग था, तो दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फेल हो गया था कब, 1971 में। तो जब ये डिसाइड हो गया था भाई कि ठीक है गोल्ड दे देंगे अमेरिका को, और उसके बदले अमेरिका और डॉलर उसी के हिसाब से छापेगा, तो फिर हुआ क्या, हुआ ये The Bretton Woods system created the IMF and World Bank and established fixed exchange rate and US dollar are anchor। मतलब ये ब्रिटेन सिस्टम क्या सो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए 1960 में क्या था, यूएस एज यूजुअल जहां तक लड़ते रहता है, लड़ाई करने के कारण उन लोगों को पैसा का कमी पड़ गया। पैसा कमी कारण क्या ना, वो लोग बहुत ज्यादा करेंसी छापने लगा, डॉलर छापने लगा, मतलब वो एग्रीमेंट को तोड़ दिया। तो भाई मुझे बोला गया था कि आप डॉलर जितना गोल्ड रहेगा उसी के हिसाब से छापिएगा, तो उसको वो तोड़ ताड़ दिया और अपना मर्जी के हिसाब से पैसा को छापने लगा। तो हर कंट्री का भरोसा टूट गया अमेरिका के ऊपर। तो हर कंट्री लोग गया अपना डॉलर क्लेम किया, तो अदर कंट्री जो था डॉलर पे, गोल्ड और डॉलर का जो कन्वर्टिव वाला था उस पर भरोसा टूट गया था। और झटका तब लग गया 1971 में, जो प्रेसिडेंट निक्सन थे वो सीधा बोले कि अब अमेरिका गोल्ड के बदले डॉलर एक्सचेंज नहीं करेगी, और उस झटके को क्या बोला गया था, निक्सन शॉक। ठीक है, सो फाइनली ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। देखिए अमेरिका अपना करेंसी को दबदबा बनाने के लिए बहुत सारा खून खराबा मर्डर दुनिया भर का किया है, वो कंट्री को वही आता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आखिरकार अपना गैट जो है हटा और डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ। अब डब्ल्यूटीओ, आपका आईएमएफ, आपका वर्ल्ड बैंक, इस सब के बारे में डिटेल में बाद में एक एक करके सब वीडियो में देखेंगे। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।